आज शिल्पायन की एक अनूठी संगीत सभा में मैं अपने सभी विद्यार्थियों, शुभचिंतकों और संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ अजीब सा नाम लग रहा है ना, भेज दो। कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, कम करो। कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ख्याल तरानों के रंग, गीत गजलों के संग। तीन चीज छूटी हुई है यहाँ पे बिंदियों में, जो भी लिखा है। ये नुक्ताचीनी करना कहते हैं। हम लोग अक्सर ऐसे सुनाई देता है ये शब्द, लेकिन जानते नहीं इसका क्या मतलब है। इसमें नुक्ता छूटा हुआ है, एक ख्याल में छूटा है और गजल में दो छूटा हुआ है। अक्सर लोग कभी कभी गजल अभी भजन ना बोल के बोलते भजल, आदत पड़ जाती है नुक्ता लगाने की। तो नुक्ता कहाँ लगाया जाए कहाँ नहीं, ये भी एक नफासत है और वो भी सीखना पड़ता है। जब आप संगीत की सभाओं में जाते हैं, गौर से देखते हैं। कैसे देखते हैं? गौर से देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि यहाँ क्या होना चाहिए। तभी आप बातों को सुनते हैं, उसमें गलती निकालते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। कुछ चीजें आपको नहीं पता होती तो आप जानते हैं, जो पता होता है उसके बारे में आलोचना करते हैं। खैर, हमारे शिल्पायन संगीत सभा का उद्देश्य यही है कि इसी बहाने हम अपने विद्यार्थियों के कान में अच्छी अच्छी चीजें, सुर की बात, लय की बात, गीतों की बात, राग की बात, सब इसमें करते हैं। जहां तक राग की बात है, अक्सर आप देखते होंगे कि हम लोग जो अपनी कक्षाओं में सिखाते हैं उसमें स्वर होता है। ये आरोह है, ये अवरोह है, ये पकड़ है, ये इसका वादी है, संवादी है, यानी स्वर से संबंधित बातें होती है। फिर लय ताल की बात होती है कि विलंबित है कि द्रुत है। ताल की बात होती है, ये ताल है, इतनी मात्रा है, इतना वो है, सब हो जाता है। दुगुन तिगुन लयकारियां हो जाती, सब हो जाता है। हम लोग राग की बात सबसे कम करते हैं सिखाने में, लेकिन हमारे इस राग संगीत का तो सबसे केंद्रीय तत्व ही क्यों इसे कर रहा है? नहीं, रोज तो नहीं करता तुम्हारे हाथ में, नहीं रोज नहीं होता है। जब राग की बात, ये तुमको देखना चाहिए, जब राग की बात आती है तो वो कोई सिखाने लायक चीज नहीं है। राग आपको समझना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। उसको, उसकी जो अनुभूति होती है, उसका जो रागत्व होता है, उसको पकड़ना पड़ता है। और ये सिखाना बहुत मुश्किल है। जिनके कान ट्रेंड नहीं होते, जिनको पता नहीं होता है कान के बारे में कि क्या सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, तो अक्सर वो स्वर नहीं अगर समझ रहा है तो उसका राग नहीं समझ पाता। और जब राग नहीं समझ पाता है तो उसका सुनने का आनंद ही खत्म हो गया। जब राग ही नहीं समझोगे तो हो गया क्या? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्वर के बारे में पता नहीं, तीव्र है कि शुद्ध है, उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो राग समझ लेते हैं। तो ये कैसे, इसकी यात्रा कैसे शुरू की जाए, इसके बारे में हम सोच विचार करते थे कि विद्यार्थियों को राग के बारे में कैसे बताया जाए। क्योंकि राग का रास्ता स्वर के सहारे तो है, लेकिन स्वर के अलावा भी राग का एक अपना अलग ही अस्तित्व है, अलग ही दुनिया है। उस दुनिया को कैसे समझा जाए, उस दुनिया में कैसे विचरण किया जाए, उस दुनिया में कैसे प्रवेश किया जाए, उसके रास्ते क्या है। तो मैंने अपने को पहले देखा। देखो, पहले मैं बता चुका हूँ, सभी लोग जानते हैं कि मैं पहली पीढ़ी का संगीतकार हूँ। पहली पीढ़ी का मतलब जिसके पिछली पीढ़ियों में संगीत ना रहा हो। पिछली पीढ़ी में हमारे पिता माता संगीतज्ञ नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनको संगीत की समझ नहीं थी। वे किसी गाने को सुन करके ये पता लगा लेते थे कि ये मालकौस है, लेकिन मालकौस क्यों है और मालकौस में रे लग रहा है कि नी लग रहा है, इसके बारे में उनको पता नहीं था। तो ऐसी पीढ़ी से जब आप होके आते हैं तो एक दूसरी बात होती है,
और जब आप एक संगीता की पीढ़ी से होके आते, संगीतज्ञों के घर से आते, तब दूसरी ही बात होती है। जब एक संगीतज्ञ के घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी चीजें अपने आप पता हो जाती है और वो उसी में से पलता हुआ, बढ़ता हुआ, समझता हुआ आगे निकलता है। लेकिन जो कोई बाहर से, आप इसको ऐसे समझिए कि पानी में मछलियां हैं, उनको तैरना कौन सिखाता है? वो तो तैरते हुए पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे कोई बाहरी है, उसको जब वहां जाएगा तो वो डूब जाएगा, उसको तैरना सीखना पड़ता है, उसको पता करना होता है कि मछलियां कैसे तैरती है, हम भी तैरें। अब बाद में मालूम चलता है कि वो मछलियों से ज्यादा अच्छा तैरने लगते हैं। ऐसा भी हुआ है, ऐसा एक बार नहीं लाखों बार हुआ है। अगर आप कलाकारों के परंपराओं पर गौर करें तो आपको भीमसेन जोशी जी दिख जाएंगे जिनके परिवार में संगीत नहीं था। आपको जसराज जी दिख जाएंगे जिनके परिवार में संगीत था। तो आपको जसराज जी भी दिखते हैं, भीमसेन जोशी जी भी दिखते हैं। किसे पता है कि कुमार गंधर्व जी के पिता क्या गाते थे या सितार बजाते थे? किसे पता होगा? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो संगीतज्ञ नहीं रहे। लेकिन फिर भी वो कुमार गंधर्व हुए। वही किशोरी अवंकर है तो उनकी माता जी मोगूबाई कुर्डीकर अपने जमाने में किशोरी जी से भी ज्यादा प्रसिद्धि थी। तो ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक फायदा जो होता है वो ये है कि जब आप संगीतज्ञ के परिवार में नहीं जन्म लेते हैं तो आपको, यहाँ से ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे, उनको ये समझ में आता है कि कैसे सीखना है। एक होता है आपको पता है और एक होता है कि पता कैसे करना है। तो ये जो पता कैसे करना है, इस फेज से, इस दौर से मैं भी गुजरा हूं। तो मुझे पता है कि आप इस दौर से कैसे गुजर रहे होंगे। लेकिन जमाने में एक परिवर्तन आ गया, जमाना इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि उसके लिए शास्त्रीय संगीत जिम्मेदार नहीं। शास्त्रीय संगीत जो पहले था वो आज भी है, जो शास्त्रीय संगीत के जो तत्व पहले थे वो आज भी है। पहले भी सुनने वाले ऐसे ही सुनते थे, आज भी ऐसे ही सुनते हैं। तो क्या फर्क पड़ा है? शास्त्रीय संगीत के इर्द गिर्द जो और संगीत था वहां फर्क पड़ गया। पहले लोग एक गजल गाते थे तो उसमें कौन सा राग है उनको समझ में आता था, और नहीं समझ में आता था तो पूछते थे क्या है, बड़ा सुंदर गाया इन्होंने, इनका राग क्या है? आज जब गजल है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? और जो है उसमें राग है ही नहीं, वो तो कुछ अलग ही चल रहा है। फिल्म संगीत में उस जमाने में संगीत से, गाने से फिल्में चला करती थी। अगर किसी का गाना हिट हो गया तो उस फिल्म को हिट हो जाना था, भले उसके हीरो हीरोइन कोई भी हो। संगीत एक इतनी बड़ी कसौटी थी, संगीत इतना बड़ा क्राइटेरिया था कि अगर संगीत सही हो गया तो वो फिल्म भी हिट हो जाया करता था। ऐसे न्यूमरस उदाहरण अपने यहाँ पर है। अब इस न्यूमरस उदाहरण के बीच में, जैसे हमको अगर बचपन में मालकौस समझ में आया है तो वो मालकौस मुझे मालकौस की वजह से नहीं समझ में आया है, मुझे मालकौस समझ में आया है बैजी बौरा के मन तड़पत हरि दर्शन के आज। जब मैं उसको सुनता था और जब किसी और जगह में किसी सितार वादन को सुनता था और कंपेयर करता था, हमें लगता था कि हाँ ये सब मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है? क्या मिला उसमें? राग मिला। तो यानी हमारे कानों को ट्रेनिंग सबसे पहले मिली तो राग से ट्रेनिंग हुई। मुझे तब भी स्वर नहीं पता था, बाद में मैं सीखा तो मुझे पता चला। तो ये जो चीजें थी, ये सीखने का तरीका बहुत बढ़िया था। लोग आरोह को नहीं पता कर पाए, उसके थ्योरी के बारे में उनको कुछ पता नहीं चला, कोई ग्रामर नहीं, कोई व्याकरण नहीं, उसके बारे में किसी सिद्धांत का पता नहीं है। लेकिन उसे पता रहता था कि मालकौस कैसा होता है, दरबारी में क्या खूबी होती है, क्योंकि उसने दरबारी में वो कौन सा गाना, वो दुनिया के रखवाले जानता था। और कभी कभी कठिन कठिन राग भी आप सोच के आश्चर्य करेंगे। गौर सारन जिन लोगों ने सीखा है जानते हैं, पूरा की पूरा वक्र चलन वाला राग है। सागा रेमा गापा माधा पानी ऐसे करके जाता है। इतना मतलब कठिन राग जिसको गाने में लोग डरते हैं, उसको भी फिल्मकारों ने नहीं छोड़ा है। कौन सा गाना? मांग के साथ। उससे पूरा गौर सारंग दिखता है। वो ऐसे एक गाने नहीं है, गौर सारंग में कई गाने। आश्चर्य ना।
सीधे साधे मानकों से मना लिए और प्रचलित राग दरबारी में हो गया तो ठीक है, गौर सारंग तक को नहीं छोड़ा, नंद को नहीं छोड़ा। तू जहाँ जा। ये जो एक प्रक्रिया थी सीखने की, पैरेलल चलती थी। जब वो संगीत खत्म हो गया, फिल्म संगीत का क्लास खत्म हो गया, तो उसका असर हमारे शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों में पड़ा। हम नहीं खत्म हुए, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। हमारा राग तो वही था, हमारे समय में भी कलाकार ऐसे ही गाते थे, आज भी गाते हैं। फर्क कहाँ पड़ गया? हमारे इर्द गिर्द जो संगीत था वो। आज गजल कोई सुनने वाला नहीं है, गाने वाला तो कहाँ से आएगा? जब कोई सुनेगा ही नहीं तो क्या आएगा? गजल सुनने के लिए पहले आपको उस जुबान को समझना पड़ेगा, उसकी जो नफासत है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको जानना पड़ेगा। तो वो भी नहीं। तो आप कहेंगे कि चलिए आपको उर्दू नहीं आती तो हिंदी में कौन सा गाना बनता है? हिंदी में ही आपको कौन से अच्छे गाने दिख रहे हैं? भाषा ही खत्म है। तो एक ऐसा दौर जो आ गया है, जो कि शास्त्रीय संगीत में गिरावट नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत की गिरावट के कारण बन रहे हैं, और वो इर्द गिर्द है। फिल्म संगीत गिर गया, गिर इसलिए नहीं गया कि आपके यहाँ पर लोकप्रियता में कमी आई है। लोकप्रियता तो है आज भी लोग बहुत हिट्स आते हैं। आजकल तो लोकप्रियता मतलब हिट, यूट्यूब कितने करोड़ कितने लाख, उसी में दुनिया खोई हुई। लेकिन लोग इतने बड़े दीवाने बनते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कल एक बहुत बड़े कलाकार आए थे, और शायद ही यहाँ से कोई एक आदमी गया था। सब संगीत के विद्यार्थी थे, किसी को पता तक नहीं। पता है कल किसने गाया? कौन गया था सुनने? कैलाश खेर। तो बड़े दीवाने बनते हैं हम लोग, जब देखो तब गाते रहते हैं। गया क्यों नहीं कोई? क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि आपके अंदर जो है पैशन नहीं। पैशन होता तो अगर कहीं पर वो गड्ढे में भी होता, किसी गुफा के अंदर, तो वहां तक आप पहुंच जाते जैसे पहले पहुंचा करते थे। आज का वो प्रसिद्ध कलाकार है, लाइट म्यूजिक में, सूफी संगीत में वो एक प्रसिद्ध कलाकार है, और आपको उसकी परवाह तक नहीं है। आपके शहर में आकर के हार्डली 5,000 लोगों के बीच में गा के चला गया। 50,000 कम होने चाहिए थे। वो तो बड़ा प्रसिद्ध है। उसने तो जितनी फीस ली होगी उसका 10वां हिस्सा भी श्रोता नहीं आए। तो क्या मतलब है ऐसा? ये आपका कौन सा दीवानापन है? ये दीवानापन नहीं है। इसमें संगीत के लिए आपको जिस भी चीज से आपको प्यार है उससे गहरा जुड़ना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्रीय संगीत के जो विद्यार्थी हैं उनको राग जो है वो ठीक से नहीं मिल रहा है, क्योंकि राग का रास्ता उन्होंने चुना है आरोह अवरोह पकड़ से, व्याकरण से। व्याकरण से राग नहीं मिलने चाहिए, मिलना पहले दूसरे रास्ते से चाहिए। जब आप दूसरे रास्ते से राग को पा जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, जैसे किसी लड़के को आपने बहुत देर से देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है उसका बातचीत, हाँ बड़ा वो अच्छे से बता रहा, बड़ा जहीन उसका बातचीत है, कुछ है, तब आप सोचते हैं कि इससे दोस्ती करना चाहिए। और यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। पहले आप दोस्ती कर रहे हो, तब देखना है कि वो आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। ये कोई तरीका है? हमें लगता है राग पहले आना चाहिए। तो शिल्पायन इतनी इस बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे कारण ये है कि मैंने इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर से विचार किया, तो मुझे लगा कि इस रास्ते को भी लोगों को बताना चाहिए। लौटा है असम जो आज के संगीत की मैंने आलोचना कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे संगीत यहाँ पर नहीं आ रहे, परसेंटेज घट गया। अच्छे संगीत से मेरा तात्पर्य लोकप्रियता से नहीं है, अच्छे संगीत से सुरीलेपन से नहीं है, उसके म्यूजिकल कंटेंट या वैल्यू से है। तो आज भी लोग पुराना गाना उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? कौन सी मंडी? कौन सा गाना था? सकल बन। कौन सा राग था? अब इतना हल्का हो गया आवाज। क्यों? आप गाना सुनते तो आपको तुरंत बोलना चाहिए बाहर, जिससे सब उसे बाहर छा जाना चाहिए, लेकिन बाहर आपको याद नहीं रह रहा है। हीरा मंडी याद तुरंत बोलते हैं, क्योंकि आपकी चर्चा, आपका दिमाग, आपका ध्यान उसके रागत्व पर नहीं आ रहा है। ये अमीर खुसरो की रचना है, उस समय की चीज है। ये आपको YouTube में जाएंगे तो कई पुराने लोगों के गाए हुए मिलेंगे, और जो उसमें आया है उससे कहीं अच्छा मिलेगा, ये भी बता दें। आप सुनिएगा PTV वगैरह गाया हुआ मिलेगा, और जगह पे गाया हुआ मिलेगा, आप देखेंगे उसका वैल्यू बहुत है, म्यूजिकल वैल्यू और ज्यादा है, बेटर है। लेकिन चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। छाया थोड़े दिन पहले और कुछ वर्षों पहले वो डेढ़ किया, इसमें भी एक फिल्म में गजल आई थी, हमरी अटलिया। हमरी अटलिया
एक आइकॉनिक गाना है बेगम अख्तर का। मैंने बेगम अख्तर को हमरी अटरिया से जाना जाता है या हमरी अटरिया को बेगम अख्तर से जाना जाता है। गाया तो उन्होंने सैकड़ों गाने, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो गजल से लेकर के दादरों से लेकर क्लासिकल से लेकर के सब तरह की चीज उन्होंने गाई और बहुत ऊंचे दर्जे पर गाई, बहुत ऊंचे दर्जे पर गाई। आज भी उसको नकल करना लोगों के बस के बात नहीं है ऐसा। लेकिन हमारी अटरिया को कोई सुनता नहीं था, वो सुना फिल्म में आने के बाद। किसी भारद्वाज, रेखा भारद्वाज के गाने के बाद, हालांकि बहुत ही निम्न स्तरीय था, लेकिन फिर भी चूंकि गाना इतना जोरदार था कि वो छा गया उस समय। ये आप लोग से थोड़ा पहले की बात है। अभी भी लोग लोकप्रियता में कोई आप अच्छा वो कौन सा राग है क्या, उसको अगर छोड़ दे, अलबेला सजन सब जानते हैं, अहिर भैरव जानते हैं। अहिर भैरव को जानना जरूरी है कि वो अहिर भैरव है, कौन गाया वो भी जानिए, क्या है उसका कंटेंट वो भी देखिए, लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि आप वो गाने का राग क्या है। और जब आप उसका राग पहचानेंगे तो आपको जब राग सीखने आएंगे तो उसके आरोह से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, तब जाकर के आप जल्दी सीखेंगे। ऐसे तमाम उदाहरण है, अलबेला सजन हो जाए, चाहे हमरी अटरिया हो जाए, या अभी किसी से भी कहो क्लासिकल में तो याद किया है, कौन नहीं जाता है। अब इसी में तो आमी जी तुम्हार सब लोग आमी जी उसके में याद किया वही मिलेगा, वही इतने साल बाद फिर घूम के आया। 10 साल बाद फिर से 10 नहीं 14 साल हाँ, बाद 14-15 साल बाद फिर से घूम के आया है। 17 साल 16 साल 17 साल, चलो कोई बात नहीं, घूम के आया है। उसका राग नहीं देखना है, लेकिन उसकी एक धुन है, बहुत प्यारी धुन है। और खैर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें धुन में क्या है, वो तो हमने किसी से पहले डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन वो बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छा है। ऐसे गानों को सुनेंगे तब उससे मिलते जुलती चीज़ें जब आपको यहाँ सिखाया जाएगा, जब आपको गारा सिखाया जाएगा तो आप गारा उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये गाना है तो उससे एक समय लोग वो है पनघट पे नंदलाल ये गाते थे तो गारा समझ में आ जाता था, क्या गारा है, कठिन राग है गारा, लेकिन उनको उसमें से समझ में आ जाता था। ये जो प्रक्रिया है ये ब्रेक हो गई बीच में, तुम लोग के आते आते ये समय में ये बड़ा ब्रेक होने वाला समय था, बहुत निर्मम समय आ गया। इस निर्मम समय में हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आज ये पहल के तौर पर हो रहा है। हम एक बात लास्टली और बताएंगे, अक्सर ये कहा जाता है कि लाइट म्यूजिक में कोई गाना बनता है तो वो किसी शास्त्रीय राग से उठा करके बना दिया जाता है। चलो मैंने एक दरबारी में गाना बनाया, हमने एक मालकों से बनाया, हमने भैरव में बनाया, अहिर भैरव ने बनाया। लेकिन एक ऐसा राग भी है जो पहले गाया गया लाइट में, गजल गाई गई उसकी और उससे राग बनाए लोगों ने। यहाँ बहुत सारे लोग सीखे भी हैं, सुने भी हैं। भूपेश्वरी राग जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इससे पहले उस गजल के पहले कहीं इतना सुना नहीं गया, ना इसके बारे में पढ़ा गया। और जिसने भी इस राग को बंदिश बनाया है, जैसे अश्विनी भिड़े जी बनाई, उन्होंने उसका नाम राग प्रतीक्षा रखा, या गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने बनाया तो उन्होंने उनके नाम पे भी आता है, कुछ एक वो मणि प्रसाद जी के नाम पर भी आता है। कई लोगों ने इसका अलग अलग नाम, भूपकली, भूपेश्वरी, प्रतीक्षा, इस तरह से कई रागों के नाम आए। कभी हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बजाया, यानी इतना खूबसूरत था। लेकिन आया, लेकिन ऐसा लगता है कि उस गजल से आया। अब हम तो बोल देते अब के बिछड़े हम उल्टा हो जाते। तो खैर वो हमको बहुत खूबसूरत लगता है। मेहंदी हसन का गाया और उसमें उतना ही खूबसूरत तबला बजा है, उतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा खूबसूरत। हमको क्षमा करेंगे, हमको उसका तबला बेहद पसंद है। तारिक खान, उस्ताद तारिक खान। तो उस्ताद तारिक खान जो पाकिस्तान में है और बहुत जबरदस्त तबलिया है, मैंने उनका सोलो भी सुना हुआ है। तो उन्होंने उसमें बजा करके जान डाल दी उसमें गजल में, और गजल तो बहुत ही खूबसूरत है। उस गजल को गाने से राग जन्म हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उल्टी बात करें, इसका उल्टा तो बहुत हुआ। रागों से लेकर के आप गजल बनाए, उसके गीत लिखे, उसका कुछ सुगम संगीत में बनाए, कभी भजन की तरह का बनाए, गजल में तो तमाम प्रयोग हुए हैं। एक समय था जब लोग घर से निकल करके शाम बिताने के लिए
मोबाइल नहीं था, इसलिए घर से निकलते थे। तो निकल करके किसी पैसे वाले हैं, दिन भर बहुत वो किया, रात को 8 बजे उनको लगता था कि किसी होटल में बैठ के खाना खाते हैं। और वो होटल में पहुंचते थे, किसी रेस्टोरेंट में, होटल तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में पहुंचते थे, अच्छे रेस्टोरेंट में, हल्की नीली बत्ती जल रही है और वहाँ पर एक गज़ल गायक, अच्छा बुरा जैसा हो, तो एक है जो लाइव बैठ के गा रहा है शेर बेर। तो जो लोग खाना खा रहे हैं उसके साथ खाते खाते वाह वाह क्या बात है, इसको जैसा फिर से सुनाना। हाँ, एक बार मोहतरमा इसको जैसा फिर से करिए, अर्ज करिए, एक बार ऐसे कुछ अपना बोले, वो किए। और वो शाम उनकी बड़ी अच्छी उसको गुनगुनाते हुए वापस आते थे। कई लोग इस तरह इंट्रोवर्ट लोग थे हमारे ज़माने में, जो घर में आते थे तो इनको बाहर जाने का मन नहीं है। अब कौन जाए बाहर, कपड़ा पहने करो, नहा धो करके शाम को ऑफिस से आए परेशान, एक एलपी या सीडी या कैसेट, जब जो जमाना था, लगा लिया, हल्की सी बत्ती जलाई, हाँ, उसमें आ रहा है कौन आएगा यहाँ, जगजीत सिंह। तो सुनते उसके साथ वो अपनी शाम सुंदर से बिता करके जब पहुंचते, रात को सोने जाते थे तो सुकून भरी नींद आती थी। नींद सबको आती, थकाएगा तो नींद भरती, सुकून आना चाहिए। ये सब दिन आगे निकल गए हैं, वापस लाने के लिए हम लोग कोई प्रयास कर भी नहीं रहे, न करेंगे, लेकिन उस जमाने की उन अच्छाइयों को हम लोग को सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग राग संगीत सीखते हैं, और राग सीखने के लिए का ये बहुत बड़ा तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर रहना बीत जाए ललित में है, और जब आप यहाँ ललित गा रहे हैं तो उसके साथ आप कनेक्ट करें। अभी हम सिखा रहे थे, कौन बताया था रहना बीत जाए? तुम अच्छा उस दिन कौन सा गाते ही हो? ये अच्छा लगा, क्योंकि इसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो रहना बीत जाए जमाने का हो, लेकिन वो सुनती है। और आज बहुत सारे लोग पुराने फिल्मी गाने सुनते हैं, पुराने फिल्मी गाने जो सुनते हैं वो जल्दी सीखते हैं, ये हमसे नोट कर लीजिए। जो पुराने फिल्मी गानों को रागदारी का समझ के साथ चंदन सा वदन सुनते होंगे तो यमन से सुनते होंगे, निगाहें मिलाने को तो उसमें यमन दिखाई देता है। तब आपको राग जब सिखाया जाता है तो बेहतरीन आप सीख पाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप उधर उधर का सुन रहे हैं, एंजॉय करिए। आपको स्मार्ट दिखने की आजकल ज़्यादा वो है कि कैसे हम एक फोटो गिटार सहित लगा दें और हम कहें कि छा गए ब्रो, तो छा गए ब्रो से आपको कुछ छाने वाले आप नहीं हैं। तो अगर छाना है तो बिल्कुल आप पुराने गानों को प्रेम से सुनिए, मोहम्मद रफ़ी को सुनिए, लता को सुनिए, सबका, और उसके बाद उसके राग को महसूस करिए। जानने की भी जरूरत नहीं, ना पता चले कोई बात नहीं, फील करिए। ये फीलिंग आ जाएगी तो आप यहाँ जब आएंगे तो आपको गाना सीखने में बहुत मदद मिलेगी। आज का ये प्रोग्राम इसी तत्व पर केंद्रित है। ये चारों कलाकारों को मैंने कहा है कि आप लोग कुछ गाने सेलेक्ट कर लीजिए जो गीत गजल के हों, और उसके साथ उसके एनालॉग उसका जो कोई राग की बंदिश का हो, इसको किया जाए। इसका एक एजुकेटिव पर्पस है, इसी तरह से सुनिएगा और साथ में आनंद लीजिए, महसूस करिए। सबसे पहले हमने इतना देखो, कोई भी चीज होती है ना, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? जैसे मान लो तुमको अच्छी अच्छी चीजें खाना है तो पहले करेला जैसी कड़वी चीज खा लेनी चाहिए। नीम करेला, ये हम लोग बंगालियों का है, सबसे पहले करेला खिला देते हैं। और जब आप करेला खा लेते हैं तो आपको बाद का खाना बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना अच्छा लगता है।